हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 11 है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आप अपने नीट 2022 की प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। स्पेसिफिकली मैंने ये चैप्टर क्यों लिया है, क्योंकि अपना जो एमएचटी सीईटी वाला चैनल है ज्ञान लैब, वहां पर हमने आपका चैप्टर नंबर 6 का एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, विच वाज अबाउट प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, मतलब प्लांट वाटर रिलेशन वाला जो चैप्टर था। और चैप्टर नंबर 7 का भी हम आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस कर चुके हैं एमएचटी सीईटी का। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड हम नीट के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इससे आपका भी फायदा हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। और जो बच्चे सीईटी और नीट दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी, यानी एक टाइम पे एक टॉपिक प्रिपेयर करो तो उसी से रिलेटेड नीट के भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाते हैं और सीईटी के भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके आज के पार्ट 1 वीडियो के साथ। चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और उसके बाजू में एक छोटा सा घंटा बाबा होगा, तो बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका पहला सवाल। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज डैश। अब वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों? बेसिकली वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है कि आपका जो वाटर है उसके किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ मिक्स होने की कैपेसिटी कितनी है। ओके, द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट is known as the water potential. The purity of the water is known as the water potential. तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 होता है। अगर ये किसी कंपोनेंट के साथ मिक्सड है तो उसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। तो आपके नीट की बुक में थ्योरी में ही दिया गया है, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? 0। तो ये आपके नीट 2017 का क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका दूसरा सवाल एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिस इज ऑल्सो नीट 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। Which of the following facilitates ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटल अपर्चर? यानी कि ये आपका गार्ड सेल है और ये आपका गार्ड सेल है, इन दोनों के बीच का ये जो स्टोमाटा है, ये स्टोमाटा कब ओपन होता है, कौन से पर्टिकुलर कंडीशन में ये ओपन होता है? आपके टर्जिडिटी में जब चेंजेस होते हैं तब ये ओपन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है? इट ओपन्स व्हेन देयर इज चेंज इन द टर्जिडिटी। देखो, डिक्रीज होना या इंक्रीज होना, इसके ऊपर अपना स्टोमेटल ओपनिंग डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चेंज वर्ड राइट होगा, क्योंकि टेक्निकली इंक्रीज होने पे वो ओपन होता है। तो देखो, आपकी टेक्स्ट बुक की थ्योरी में ही दिया गया है द इमीडिएट कॉज, मतलब अगर हम एकदम डायरेक्ट रीजन पूछें कि हमारा स्टोमाटा क्यों ओपन होता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द टर्जिडिटी। वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। और उसके अलावा जो दूसरा रीजन हमको दिया गया है, यहाँ पे डिक्रीज दिया था और जबकि आंसर आना चाहिए चेंज, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। और सेकंड पॉइंट हमको क्या दिया गया है? रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, यानी कि अपना जो स्टोमाटा होता है उसके आसपास के गार्ड सेल्स के आसपास के जो सेल्स होते हैं, ये माइक्रोफाइब्रिल्स की वजह से ये रेडियली अरेंज्ड है, ये ऐसे लॉन्जिट्यूडनली अरेंज्ड नहीं है, ये रेडियली अरेंज्ड है। इसीलिए स्टोमाटा का जो टर्जिडिटी जब चेंज होता है तो ये उसको खींचने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। So the opening of stomata is also aided due to orientation of microfibrils, and because these microfibrils are arranged radially, okay, instead of longitudinal. So option number B is the right answer. Next question. Okay, a few drops of sap were collected by cutting across a plant stem. हमने एक प्लांट लिया और उस प्लांट के स्टेम को हमने कट किया, और उस स्टेम को कट करके यहाँ से जो सैप यानी कि जो लिक्विड होता है वो लिक्विड हमने कलेक्ट किया। द सैप वॉज टेस्टेड केमिकली, इस सैप को हमने केमिकल टेस्ट किया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट्स इंडिकेट दैट इट इज अ फ्लोएम सैप? ओके, सो ये किससे पता चल रहा है कि हम जब प्लांट की स्टेम को कट करते हैं तो स्टेम के अंदर बेसिकली 2 टाइप के वेसल्स होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो लिक्विड आप कलेक्ट कर रहे हो ये फ्लोएम का लिक्विड है या जाइलम का लिक्विड है? बिकॉज जाइलम बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन से टेस्ट से पता चलता है कि आपका जो सैप है ये आपके फ्लोएम से आया है ना कि जाइलम से आया है। तो बेसिकली ये क्यों होता है? देखो, जब आप फ्लोएम को कट करते हो तो आपका मतलब जब आप स्टेम कट करते हो तो स्टेम कट करने के बाद क्या होता है, आपके जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है और आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी पूरी की पूरी बैलेंस चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स का, आयंस का नंबर चेंज हो जाता है, जिसके वजह से
ये आपका जो सैप है ये अल्कलाइन कंडीशन दिखाने लगता है, और उससे हमको पता चलता है कि ये फ्लोएम का सैप है, क्योंकि फ्लोएम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखो पोटेशियम इनफ्लक्स सडनली बढ़ जाता है, तो इससे पता चलता है कि आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंस हिल चुका है, और उसके वजह से हमको पता चलता है कि हमारा जो सैप है वो फ्लोएम का है, ना कि जाइलम का है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू। अभी देखो रूट प्रेशर मतलब क्या होता है, जब ज्यादा ट्रांसपीरेशन हो रहा है, मतलब प्लांट में से अगर लीव्स में से ज्यादा वाटर इवेपोरेट हो गया तो प्लांट ड्राई होने लग जाता है, और जब प्लांट ड्राई होने लग जाता है तो जाइलम के जो सेल्स होते हैं वो प्लांट के रूट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं कि तुम ज्यादा वाटर प्रोवाइड करो, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करो। तो रूट प्रेशर किसके वजह से डेवलप होता है, इट डेवलप्स बिकॉज ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आपके जो ऊपर के सेल्स हैं, ये ऊपर के सेल्स क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, जिसके वजह से आपके रूट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करे। ओके, सी इंक्रीज इन ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होगा, जाइलम के सेल्स ड्राई होंगे और जाइलम के सेल्स ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सॉरी सी और बी दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, बट ये देखना है आपको कि ट्रांसपीरेशन की वजह से आगे क्या होगा। सो ट्रांसपीरेशन की वजह से आगे एब्जॉर्प्शन होगा, सो एब्जॉर्प्शन इज द मेन रीजन फॉर रूट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर दिया है, इट इज अ पॉजिटिव प्रेशर दैट डेवलप्स इन जाइलम ऑफ रूट ऑफ सम प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके 2015 का क्वेश्चन है। A column of water within xylem vessels of tall trees does not break under its weight because of। ओके देखो ऐसा आपका स्टेम है, इस स्टेम के अंदर आपका जाइलम का वेसल होता है और आपका फ्लोएम का वेसल होता है। सो अ कॉलम ऑफ वाटर विद इन जाइलम वेसल, जाइलम वेसल के अंदर अपने जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ऑफ टॉल ट्रीज इट डज नॉट ब्रेक इजीली। तो हमारा जो जाइलम का वेसल है वो इजीली ब्रेक नहीं होता है, वाटर का कम्युनिकेशन इजीली ब्रेक नहीं होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि जाइलम और वाटर, देखो हमने क्या पढ़ा था, आपने एमएसटीसीटी वाले चैप्टर में पढ़ा और नीट में भी पढ़ा है, वाटर की हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं क्योंकि ये कोहेशन और अधेसिव फोर्सेस दिखाता है। अधेसिव फोर्सेस के वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है, यानी कि आपका जो H2O है ये जाइलम के सेल्स के साथ कैपिलरी एक्शन दिखाता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाता है, यानी कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाता है। So because of this, it cannot break easily. So water column does not further break its connection from ट्रैकेट सेल्स जो आपके जाइलम के सेल्स हैं बिकॉज ऑफ अधेसिव फोर्स। एकदम शॉर्ट में मैं आपको आंसर बता रही हूँ, अधेसिव फोर्स की वजह से आपका जाइलम का और वाटर का कनेक्शन ब्रेक नहीं होता है क्योंकि ये अधेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, ये 2008 में आया था और वो क्वेश्चन 2015 में आया था। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वर्ड्स को ट्विस्ट किया है। The rupture and fractionation do not usually occur in the water column in vessel या tracheids during the ascent of sap because of। Okay, so आपका जो water column है ये आपके जाइलम के वेसल में इजीली ब्रेक नहीं होता, किसके वजह से, ग्रेविटेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल, वॉल्स या कोहेशन अधेशन। तो अब भी हमने देखा कोहेशन और अधेशन के वजह से, ये दो ऐसे फोर्सेस हैं जिसके वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। कोहेशन मतलब क्या होता है, सेम सेम मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन, यानी H2O विल बाइंड विथ H2O, इसको कोहेशन बोलते हैं। और अधेशन मतलब क्या होता है, अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, यानी H2O बाइंड्स विद जाइलम। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा है इसीलिए बॉन्ड नहीं टूटेगा, ब्रेक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके 2015 का क्वेश्चन है। इन अ रिंग गर्डल्ड प्लांट, बेसिकली गर्डलिंग ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, आप प्लांट की स्टेम को कट करते हो, प्लांट की स्टेम को कट करने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि जो फ्लोएम है ये फ्लोएम यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ आपका फूड लेके आ रहा है, यूनि बाय वॉट एवर इट इज, आपका जो फ्लोएम है ये नीचे के डायरेक्शन में फूड लेके आता है। अब हमने यहाँ पे स्टेम को कट कर दिया है तो अब फूड आगे नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पे आपका फूड एक्यूमुलेट हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी स्टेम मोटी होने लगेगी, और उसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ पे आपका टिश्यू स्वोलन हो गया, और अगर आपके न्यूट्रिएंट्स आपके रूट तक नहीं पहुंच रहे हैं तो पहले रूट मरेगी, उसके बाद आपका शूट डाई होगा। डिड यू अंडरस्टैंड, एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय। देखो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या हो रहा है, आपके लीव्स में से वाटर इवेपोरेट हो रहा है। ओके, एंड रूट प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, आप वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो ये किसके वजह से होता है, पुशिंग एंड पुलिंग या पुलिंग एंड पुशिंग। पुल करना मतलब क्या होता है, खींचना, और पुश करना मतलब क्या होता है, धक्का देना।
सो बेसिकली ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, देखो आप ट्रांसपिरेशन में क्या करते हो, आप वाटर को खींचते हो, पुल करते हो। ट्रांसपिरेशन में गर्मी की वजह से पानी जो है वो बाहर जाता है, पुल किया जाता है, बाहर जाता है, और नीचे से रूट क्या करती है, वाटर को ऊपर की तरफ पुश करती है, धक्का देती है। तो ट्रांसपिरेशन में पुलिंग होता है, इसी ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं ना, हम ट्रांसपिरेशन पुश नहीं बोलते। ट्रांसपिरेशन पुल यानी हम पानी को नीचे से खींच रहे हैं, सो ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है, और रूट क्या कर रहा है, पानी को नीचे से ऊपर धक्का दे रहा है, तो वो पुश कर रहा है। सो पुलिंग एंड पुशिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया, अरे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया है। चलो ये क्वेश्चन का आंसर, ऐसा मेरे हर सेशन में एक ना एक क्वेश्चन होता ही है जहाँ पे आंसर पहले ही दिख जाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मोस्ट वैलिड रीजन एंड एक्सप्लेनेशन फॉर स्टोमाटल मूवमेंट, पोटेशियम इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब आपका पोटेशियम आयन एंटर करेगा गार्ड सेल्स में ड्यूरिंग डे टाइम, तो उसकी वजह से स्टोमाटा ओपन होता है, एंड ड्यूरिंग नाइट पोटेशियम आयन बाहर जाता है, जिसकी वजह से आपका स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। ये आपको पूरा इधर पाथवे दिया गया है। सो बेसिकली पोटेशियम की वजह से आपका स्टोमाटा ओपन होता है। ओके, अभी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। तो स्टोमाटा ऑफ अ प्लांट ओपन्स ड्यू टू, स्टोमाटा कब ओपन होता है, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, या इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। तो मैं आपको एक बार फिर से ये फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ। स्टोमाटा कब ओपन होता है, जब आपका मैलिक एसिड बनता है, तो मैलिक एसिड की वजह से हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन आयंस और पोटेशियम का चेंज होता है, एक्सचेंज होता है। तो जब पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करते हैं, तो आपका गार्ड सेल्स टर्जिड होता है और पोटेशियम आयन ओपन होता है, सॉरी स्टोमाटा ओपन होता है। तो पोटेशियम इन, स्टोमाटा ओपन। सो आंसर क्या आएगा इसका, इनफ्लक्स, इनफ्लक्स यानी अंदर आना। ओके, और जब पोटेशियम बाहर जाता है तो आपके जो गार्ड सेल्स है ये पिचक जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमाटा बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following criteria does not pertain to facilitated transport? Facilitated transport मतलब क्या होता है, जिसमें आपको ATP एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या जिसमें facilitated transport is a spontaneous passage of molecules, जिसमें हम प्रोटीन्स की मदद लेते हैं। यानी कि इसमें बेसिकली आप प्रोटीन चैनल और कैरियर प्रोटीन्स यूज करते हो, और ये बहुत ही सिलेक्टिव मेथड होता है। कौन से प्रोटीन्स इसमें यूज होते हैं, एक्वापोरिन्स, आयन चैनल्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, देखो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, हाईली सिलेक्टिव मेथड है ये, एंड इम्पॉर्टेंटली कोई भी चैनल को एनर्जी नहीं लगती टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसीलिए हम इसको कौन सा ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि दे इनेबल मॉलिक्यूल्स टू मूव डाउन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे आने के लिए एनर्जी नहीं लगती, जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे चीज जाती है तो उसके लिए एनर्जी लगती है। सो इट इज अ डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस राइट हैं। आपको क्या पूछा है, विच डज नॉट परटेन, परटेन करना यानी कि कंटेन करना, तो कौन सा क्राइटेरिया इधर फुलफिल नहीं होता, अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल मतलब क्या होता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और इधर क्या बोला है, टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग। देखो गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, समझो ये आपका लीफ का एनाटॉमी है, यहाँ पे आपके गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्टोमाटा है, ये आपके गार्ड सेल्स हैं, और इसके बाहर जो आपके सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स। तो दोनों में हमको डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो आपको थियोरी में बताया गया है, द लीफ एंड स्टेम एपिडर्मिस इज कवर्ड विथ स्टोमा, and the part of stoma complex consisting of a pore surrounded by each side by chloroplast containing guard cells। तो हमारे गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, बट जो साइड के सेल्स होते हैं सब्सिडरी सेल्स यानी एपिडर्मल सेल्स, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गटेशन मतलब क्या होता है, गटेशन मतलब ट्रांसपिरेशन के वजह से जो वाटर इवेपोरेट होता है उस प्रोसेस को गटेशन बोलते हैं। ओके, ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर इवेपोरेट होता है उस प्रोसेस को गटेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज गटेशन, इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। लेकिन ट्रांसपिरेशन के वजह से आगे क्या हो रहा है, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर। देखो ट्रांसपिरेशन की वजह से गटेशन हो रहा है, और गटेशन का अल्टीमेट कॉज क्या है, रूट प्रेशर। क्यों रूट प्रेशर बोला गया है, बिकॉज वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है कि एटीपी यूज हो रही है,
सो दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर, यानी कि जब वाटर में से न्यूट्रिएंट्स और बाकी की सारी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं तो उसको हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। देखो गटेशन मतलब क्या होता है पता है, सुबह सुबह आपको जो ओस की बूंदे देखने को मिलती हैं, पत्ते के ऊपर जो पानी के ड्रॉप्स होते हैं, उस कलेक्शन ऑफ ड्रॉप को हम बोलते हैं गटेशन। सो when evaporation is low and excess water collects in the form of droplets near the tip of herbaceous plants, such water loss in its liquid phase is known as guttation. Basically transpiration में क्या होता है, evaporation। और अगर ट्रांसपिरेशन प्रॉपर नहीं हुआ, यानी कि अगर टेम्परेचर लो है, ठंडी का टेम्परेचर है, तो वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, वाटर प्लांट में से निकलेगा, ऐसे पानी निकलेगा प्लांट में से, बट ये पत्ते के ऊपर ही ओस यानी कि ड्यू ड्रॉप बन के उधर ही रह जाता है, ये इवेपोरेट नहीं होता। तो ड्यू ड्रॉप्स को गटेशन बोलेंगे और इवेपोरेशन को ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में हमको क्या दिया गया है, हमको एक डायग्राम दिया गया है, उसका लेबलिंग हमको फाइंड आउट करना है। नाउ दिस इज अ बोनस क्वेश्चन, और ये बोनस क्वेश्चन क्यों है मैं आपको बताऊंगी। पहले लेबल करो अपना। ए क्या है, एपिडर्मल सेल है। बी क्या है, सब्सिडरी सेल है। सी क्या है, गार्ड सेल है। और डी क्या है, स्टोमाटल अपर्चर है। ठीक है, ये हमने लेबल किया। अब इसमें से एक भी ऑप्शन इस लेबल के साथ मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 तो टोटली गलत है। ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए में ए का लेबलिंग गलत दिया है, बी का लेबलिंग गलत दिया है, बट सी का सही दिया है और डी का सही दिया है। ऑप्शन नंबर सी देखो, यहाँ पे ए का लेबलिंग करेक्ट है बट बी का लेबलिंग रॉन्ग है, तो ये भी नहीं आएगा। और ऑप्शन नंबर डी देखो, लास्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे ए का लेबलिंग करेक्ट है, बी का लेबलिंग करेक्ट है, बट सी का लेबलिंग रॉन्ग दे दिया है और डी का लेबलिंग रॉन्ग दे दिया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में मेजोरिटी दोनों में इक्वल है, 2 राइट है 2 रॉन्ग है, 2 राइट है 2 रॉन्ग है। लेकिन ऐसे में ना तो हम ए को राइट आंसर बोल सकते हैं ना तो डी को राइट आंसर बोलते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में तो इसको अटेम्प्ट करो, इसके बोनस मार्क्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ऑप्शन गलत है। ठीक है, सो इसको अटेम्प्ट करेंगे तो इसके 4 मार्क्स आपको फ्री फंड में मिल जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गार्ड सेल्स हेल्प इन, गार्ड सेल्स का क्या काम होता है? ये ट्रांसपिरेशन करने में हेल्प करते हैं, गटेशन करने में हेल्प करते हैं, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन या प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग। देखो गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, जब ये टर्जिड रहते हैं तो ये स्टोमाटा ओपन करते हैं जिसके वजह से ट्रांसपिरेशन होता है। जब ये फ्लैसिड हो जाते हैं तो आपका वाटर इवेपोरेट होना बंद हो जाता है क्योंकि स्टोमाटा बंद हो जाता है। तो गार्ड सेल्स डायरेक्टली क्या कंट्रोल करते हैं, अपना ट्रांसपिरेशन। स्टोमाटा ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, स्टोमाटा ओपन नहीं हुआ तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, 2 cells A and B are contiguous. Cell A has osmotic pressure 10 atmosphere, turgor pressure 7 and diffusion deficit pressure 3 atmosphere. देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है, क्या आएगा इसका आंसर अच्छे से देखना। आपके पास एक सेल है, उसका OP कितना है 10, TP कितना है 7 और D कितना है 3। ठीक है, और आपका कोई सेल B है, उसका OP कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर 8 और उसका TP कितना है 3 और DPD कितना है 5। ठीक है, 3 + 5 8, 7 + 3 10। तो बेसिकली आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला दिया गया है? डिफ्यूजन प्रेशर मतलब क्या होता है? इट इज़ द रिडक्शन इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन स्टेम ओवर इट्स प्योर स्टेट। इसका फॉर्मूला आपके पास है। DPD मतलब क्या होता है? OP माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, DPD बताता है हमको कि वाटर कौन से डायरेक्शन में मूव होगा। वाटर का मूवमेंट का एरिया क्या रहता है? इट इज ऑलवेज फ्रॉम एन एरिया और सेल ऑफ लोअर DPD टू एन एरिया ऑफ हायर DPD। मतलब जहाँ पे DPD की वैल्यू लो होगी वहां से ये हाई की तरफ मूव होगा। अपना जो B वाला सेल है इसका DPD कितना दिया है 5 एटमॉस्फियर और A वाले सेल का DPD कितना दिया है 3 एटमॉस्फियर। करेक्ट, तो आपके सेल की मूवमेंट कैसे होगी? A से B की तरफ होगी, क्योंकि A के पास लो वैल्यू है, B के पास हायर वैल्यू है। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और ये स्टेटमेंट याद रखना है कि आपका वाटर कौन से डायरेक्शन में मूव होता है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट, द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट इन सीव ट्यूब मेंबर्स इज सपोर्टेड बाय। देखो आपको फूड ट्रांसपोर्ट करना है, ऑर्गेनिक सल्यूट मतलब स्टार्च यानी शुगर, और सीव ट्यूब किसके पास होते हैं? फ्लोएम के पास। तो ये फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम के प्रोटीन्स की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? पी प्रोटीन्स, क्योंकि पी प्रोटीन्स का फुल फॉर्म क्या है? फ्लोएम प्रोटीन। आपको ये क्वेश्चन एक बार में याद हो जाना चाहिए। पी प्रोटीन्स यानी फ्लोएम के प्रोटीन्स, सोल्यूट बोला यानी फूड, और फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है फ्लोएम का। सो पी प्रोटीन्स की मदद से ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोटोमीटर क्या होता है? जैसे बेरोमीटर प्रेशर डिटेक्ट करता है, आपका थर्मोमीटर टेम्परेचर ये करता है, रिकॉर्ड करता है, वैसे फोटोमीटर क्या करता है? ये वाटर के पोटेंशियल को मेजर करता है। सो पोटोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड एंड अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड, यानी कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ और कितना वाटर रिलीज हुआ, इसको बोलते हैं पोटोमीटर। आपकी थ्योरी में दिया गया है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच विद द हेल्प ऑफ विच रेट ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी मेजर्ड। ओके, आपका कितना पानी एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना इवेपोरेट हो रहा है वो हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इसका आंसर भी दिख गया। अपने लेंटिकल का मेन फंक्शन क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज करना। ये आपने MHTCET के चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में पढ़ा है। बड़े बड़े ट्रीज के बार्क जो होते हैं, ओके, उन बार्क्स के ऊपर जो ऐसे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम बोलते हैं लेंटिकल, और ये लेंटिकल्स क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इज ड्यू टू। अब आप मुझे बताओ, आपका स्टोमाटा कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा? यस, ये गार्ड सेल है, तो स्टोमाटा कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है? गार्ड सेल्स के हार्मोनल चेंजेस, ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन, या टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल। आपके गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्टोमाटा ओपन होगा या क्लोज होगा। बेसिकली टर्जिड मतलब क्या होता है? फूला हुआ अंगूर, और फ्लैसिड मतलब क्या होता है? चपटा अंगूर। जब आपके गार्ड सेल्स फूले हुए होते हैं तो बीच में गैप हो जाता है, तो स्टोमाटा ओपन हो जाता है। जब आपके गार्ड सेल्स पचक जाते हैं तो ये स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल डिपेंड्स ऑन। अब पैसिव एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? जहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो अब एनर्जी की जरूरत नहीं है तो ये फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सिर्फ टेम्परेचर पर, किसी इनहिबिटर पर, या ह्यूमिडिटी पे? किस पे डिपेंड करेगा ये? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर कैसा है? अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वाटर कैसे एब्जॉर्ब होगा। सो रेट ऑफ सॉल्ट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वाटर इवेपोरेट होगा, तो जमीन में सिर्फ सॉल्ट बचेगा नीचे ग्राउंड में, तो वो सॉल्ट एब्जॉर्ब सॉल्ट का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलेट इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इन। अब ये आपके टेक्स्ट बुक की डायरेक्ट थ्योरी की लाइन है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ग्लाइकोलेट एक टाइप की शुगर है जो आपके स्टोमाटा को ओपन करता है, बट ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? यस, ग्लाइकोलेट डिपेंड्स ऑन विच पर्टिकुलर सोर्स फॉर ओपनिंग ऑफ इट्स स्टोमाटा? इट डिपेंड्स ऑन लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। किसके ऊपर डिपेंड करता है ये? लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, ये देखो, ये हमको जेलिट ने बताया था। He suggested that glycolic acid is formed in the guard cells, okay, and it is formed under the low concentration of CO2. ऑल राइट, तो ये था आपका पार्ट 1। मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस थे, तो इसीलिए आपको मेरी तरफ से गुड लक कि आप अपने नीट 2022 की प्रिपरेशन इसी धमाकेदार तरीके से करते रहें। बच्चों, टाइम कम है और कट ऑफ इंक्रीज होने वाला है, और आपको बहुत सारा पार्ट अभी भी रिवाइज करना बाकी है। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर्स के नीट की PYQ की प्रैक्टिस कराऊंगी, उसका आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना रिवीजन जारी रखना है, अपना कंटेंट कवर करते रहना है। अब तक अगर आपने हमारे एंटरटेनमेंट वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप हमारे लाइव्स बफरिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो सबसे पहले इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब करो, फिर अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने बोलो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस आते रहे, इसीलिए कमेंट में अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ। अगर ज़्यादा बच्चों के कमेंट हुए तो ही मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगी। तो जल्दी जल्दी सब लोग अपने मार्क्स कमेंट करके बताएंगे कि किसका कितना मार्क्स आया है, और फिर हम पार्ट 2 की प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है तो प्लीज़ रिवीजन करना स्टार्ट करो और थ्योरी रीड करना स्टार्ट करो। मैक्सिमम टाइम दो PYQ सॉल्व करने के लिए, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।